और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 6। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 पढ़ा था, क्लास 6 NCERT सोशल साइंस का, और आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जैसे कैसे नई किंगडम्स बननी शुरू हुई, राजाओं ने अपना नया नया मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने शुरू किए, किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस तरह से अब आगे कैसे मतलब लोगों की माइंडसेट कैसे चेंज होने लगा, लोगों का किस तरह से उनको नई नई आइडियोलॉजीज़ आने लगी, आइडियाज़ आने लगे कि हम लाइफस्टाइल के बारे में लोग सोचने लगे। तो ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस और आइडियाज़ निकल कर आए, तो उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, द स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में आपने सुना होगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। तो सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिनको बाद में गौतम बुद्ध कहा गया, इनका नाम सिद्धार्थ था, जिन्होंने बुद्धिज़्म की स्थापना की थी। इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वैदिक कल्चर ख़त्म हुआ था अराउंड 600 BC, उसके ही कुछ 100-150 सालों बाद जो है बुद्ध का मतलब एक तरह से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और ये उस टाइम की ही बात है जब हर्यंका डायनेस्टी और ये मौर्यंस डायनेस्टीज़ थी। तो उस टाइम जब ये बुद्धिज़्म जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध लेकर आई, ठीक है। सो दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, ठीक है। ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम लोगों की लाइफ में चेंज आने शुरू हुए। जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, दैट सम किंग्स इन द महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। अब वो नए नए मतलब कि एक तरह से राजा आने लगे, उन्होंने अपने जनपदों का विस्तार करना शुरू किया, और वो पावरफुल राजा किस तरह से उभर कर आए। एंड न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल, ठीक है। नई नई सिटीज़ डेवलप होने लगी, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होने लगी, लोगों का लाइफ को लेकर नज़रिया बदलने लगा। तो इस तरह से कई थिंकर्स भी निकल कर आए, एक तरह से जो विचारक होते हैं, जो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ में चल क्या रहा है, ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। सो द मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। किस तरह से जो सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे, थिंकर्स ने उस चीज़ को समझने की कोशिश की। उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि लाइफ का असली मतलब है क्या, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर आते हैं बुद्धा, जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गण, वो एक स्मॉल गण से बिलोंग करते थे। जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि छोटे छोटे गण थे, ठीक है, उसके अंदर भी कई ऐसे ग्रुप्स थे। तो वो भी एक छोटे से गण से बिलोंग करते थे, वो था शाक्य गण, और वो एक क्षत्रिय थे। जैसे कि हमने पढ़ा कि वर्ण सिस्टम के अंदर किस तरह से लोगों को डिस्क्राइब किया गया था 4 सिस्टम्स में। तो जो बुद्धा थे वो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। जब वो काफ़ी यंग एज के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था नॉलेज की तलाश में, मतलब कि वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। काफ़ी साल तक वो जंगलों में घूमते रहे, नए नए लोगों से मिले, नए नए विचारकों से मिले, और उन्होंने ज़िंदगी को जाना, मतलब लाइफ को समझा कि एग्जैक्टली ये लाइफ है क्या, जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और इन लोगों से लड़ रहे हैं, तो ये चीज़ है क्या। उन्होंने लाइफ को समझने की कोशिश की। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया और वो मेडिटेट करना शुरू किया उन्होंने। तो काफ़ी सालों तक मेडिटेट करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया बिहार में। तो ये जगह जो है फेमस है कि मतलब भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो उनको बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद से ही जब उन्हें एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो उनको नाम दिया गया बुद्धा का। उनको बुद्ध कहने लगे लोग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सो उसके बाद वो सारनाथ गए, जहाँ पर जाकर उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने पहली बार लोगों को अपना वो ज्ञान समझाया। उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्हें हुआ कि हाँ लाइफ का असली मतलब है क्या, तो उन्हें हुआ कि मुझे सोसाइटी को भी ये चीज़ समझानी है कि असल में हमारी लाइफ क्या है। तो वो ट्रैवल करने लगे, अलग अलग प्लेसेस पर जाने लगे, लोगों को समझाने लगे, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, और लास्ट में उनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अभी ब्रीफ में समझाया गया है कि कैसे बुद्धा ने ये सब चीज़ें की। तो बुद्धा ने क्या समझाया लाइफ के बारे में? उन्होंने समझाया कि जो हमारी जो लाइफ है वो कैसे मतलब दुखों से भरी हुई है, सफरिंग से भरी हुई है, और ये सब चीज़ें क्यों हैं? दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। हम मतलब उनका बुद्धा ये कहते थे कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी दुख हैं वो किस वजह से हैं कि हमारी इच्छाओं की वजह से हैं। मतलब हम लोग इच्छाएं रखते हैं इतनी ज़्यादा, कहीं ना कहीं आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, तो वही इनडायरेक्टली एक चीज़ है कि जब इंसान के अंदर इच्छाएं ज़्यादा होती हैं। देखो, समटाइम्स इवन वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर।
मतलब हमारे अंदर बहुत इच्छाएं हैं और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो और जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं हम तब भी सेटिस्फाई नहीं होते, हमें और चाहिए होता है। तो बुद्धा ने इस चीज़ को क्या कहा, थर्स्ट कहा। उन्होंने कहा कि ये जो क्रेविंग है ये कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, तो हमें इसको कंट्रोल करना है, इसको मॉडरेट करना है। मतलब जो एक कंपल्सरी, मतलब एक जो चीज़ लाइफ में नॉर्मली चाहिए बस वो उतनी ही हो, उससे ज़्यादा हमें उसके लिए क्रेविंग्स नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी समझाया कि किस तरह हमें लोगों के प्रति काइंड रहना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की जीवन को एक तरह से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और इसमें सिर्फ इंसान नहीं, एनिमल्स भी आते हैं। आपको इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी की एक तरह से के प्रति जो है प्रेम भावना रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे जो कर्म होते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस, जिनको हम कर्मा कहते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो आखिर में हमारी लाइफ को ज़रूर आके अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इस लाइफ में हमें मिले या फिर हमारी नेक्स्ट लाइफ में मिले। ठीक है, तो उन्होंने अपनी इस टीचिंग्स को, जो वो अपना ज्ञान बांट रहे थे, उन्होंने इस ज्ञान को प्राकृत भाषा में बांटा। प्राकृत भाषा वो भाषा थी जिसे हर कोई समझ सकता था। ठीक है, तो बुद्धा ने अपने ज्ञान की जो लोगों में जो ज्ञान को बांटा है, उन्होंने उसको प्राकृत भाषा में बांटा है जिसको हर कोई समझ सके। उन्होंने लोगों को कहा कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जो बात कही उसको पकड़ के बैठ जाना है, आपको खुद भी अपने दिमाग से भी इन चीज़ों को सोचना है कि लाइफ क्या है और कैसे हम एक अच्छे इंसान की तरह लाइफ को जी सकते हैं। उसके बाद आती बारी उपनिषद की। ठीक है, उपनिषद। Around the time various other thinkers also tried to find answers to philosophical questions। उस टाइम के आसपास सिर्फ बुद्धा नहीं थे, बस ये कि बुद्धा बहुत ज़्यादा फेमस बने, और भी कई थिंकर्स थे जो इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के फिलोसफिकल क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि डेथ के बाद जो है लाइफ कैसी होती है। कई लोग ये भी जानना चाहते थे कि जो हम लोग ये जो दुनिया भर के रिचुअल्स करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है। So many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that can last even after death। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मरने के बाद भी रहती है, और उन्होंने उस चीज़ को क्या कहा, आत्मा कहा। आत्मा जो एक यूनिवर्सल चीज़ है जो इस यूनिवर्स में एक इंसान के मरने के बाद भी रहती है। उनके जो ये आइडियाज़ थे ना, इनको उपनिषद के अंदर रिकॉर्ड किया गया और बाद में इनको वेदों में भी जोड़ दिया गया। तो उपनिषद का मतलब लिटरली अगर इसका मतलब समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। उपनिषद के अंदर ना, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो एक तरह से ज्ञान का जो आदान प्रदान हो रहा है, उसी को एक तरह से किस में लिख दिया गया, उपनिषदों में लिख दिया गया। जो एक ज्ञान टीचर स्टूडेंट को दे रहा है ना थ्रू कॉन्वर्सेशन, उसको लिख दिया गया और वो एक तरह से डायलॉग्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट किए गए। देखा, जैसे कि हमने पहले वेदों के बारे में पढ़ा था, इसमें ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं होता था कि हमें ऐसे लिख कर लोगों में ये बुक बांटनी है, ऐसा नहीं है। लोग सिर्फ वर्बली अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे होते थे और कुछ लोग उस चीज़ को अपने दिमाग में रखते थे और धीरे धीरे वो चीज़ें आगे जाके मतलब रिटन फॉर्म में दे दी गई। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। बुद्धा के समय में भी लोगों को ज्ञान की जो मतलब प्राप्ति है, वो मतलब जो वो दूसरे लोगों को ज्ञान देते थे, जो चीज़ें वो समझाते थे, अपनी टीचिंग्स देते थे, वो डायलॉग्स के थ्रू, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशंस के थ्रू ही दी जाती थी। और उन चीज़ों को जब रिटन फॉर्म में लिख लिया गया तो उन्हें उपनिषद कहा गया। तो कई उपनिषद के जो थिंकर्स थे वो मोस्टली मेंस ही थे, और मोस्टली या तो वो ब्राह्मण थे या फिर राजा थे। ठीक है, तो ओकेजनली कहीं इसके अंदर वुमेन थिंकर्स भी रही हैं जो लेटर वैदिक एज की मानी जाती हैं। वो थी गर्गी, अपाला और घोषा, और ये है मैत्री। ठीक है, ये फेमस थी अपनी लर्निंग्स के लिए और ये भी कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी। अब यहाँ बात आती है पुअर पीपल की। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट्स इन द डिस्कशंस। ठीक है, जो गरीब लोग होते थे ना, वो बहुत रेयरली इन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि उनको अपनी लाइफ की स्ट्रगल से ही फुर्सत नहीं थी। वो अपने जीवन में यापन करने में ही उनको इतनी असमर्थताएं थी कि वो कैसे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन रहा है सत्यकामा जवाला का, जो अपनी माँ के नाम की तरफ से ये फेमस हुई है, और ये एक स्लेव वुमेन थी। ठीक है, लेकिन उनकी एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी कि वो क्या कहते हैं, रियलिटी के बारे में पढ़ना चाहती हैं, और उनको एक्सेप्ट भी किया गया एज अ स्टूडेंट फ्रॉम अ ब्राह्मण टीचर। देखो,
जैसे कि आज कई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बहुत मतलब लोगों की थिंकिंग में फ़र्क होता है कि कुछ लोग आज कास्टिज़म को मानते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही उस ज़माने में भी था कि कुछ लोग उस ज़माने में भी थे जो स्लेव्स को उस नज़र से नहीं देखते थे, ठीक है। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण टीचर ने एक स्लेव को एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया और उन्हें भी मतलब इस चीज़ में इंक्लूड किया। तो कई ऐसे मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, ठीक है। तो ऐसे ही वही फेमस रहे हैं शंकराचार्य। आगे जाके हम पढ़ेंगे कई इन थिंकर्स के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुंचाया और कैसे उन्होंने समाज की कई बुरी चीज़ों को भी ख़त्म करने की कोशिश की। तो अभी तो हमने बात की बुद्धिज़्म की, उसके बाद हम बात करेंगे अब ये जैनिज़्म की। बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म है कहीं ना कहीं एक ही टाइम पीरियड के आसपास के रहे हैं। The last and 24th Tirthankar of the Jainas, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time 2500 years ago, ठीक है। जो लास्ट तीर्थंकर थे जैन के वो थे 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। उन्होंने भी इस तरह से इस टाइम के आसपास अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने शुरू किए। वो वज्जी संघ के एक ग्रुप, लिच्छवी जो ग्रुप थे उसके राजकुमार थे, वो भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे और 30 साल की उम्र में वो भी जंगलों में निकल गए और लगभग 12 साल तक उन्होंने अपनी लाइफ को लोनली जिया और लास्ट में उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्राइन दी दैट मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो लोग सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें पहले अपने घरों को छोड़ना होगा, अपने घरों से बाहर निकलना होगा। और उन्होंने सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही कही कि आपको अहिंसा का पालन करना होगा। उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा। अहिंसा का मतलब क्या था कि आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है, सभी लिविंग थिंग्स जो हैं उनको किसी को भी मारना नहीं है। ये सब चीज़ें महावीर ने कही, ठीक है। मतलब सबकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। तो ordinary people could understand the teachings of Mahavir and his followers because they used प्राकृत। यहाँ पर आप देखा, आपने एक चीज़ पर अगर गौर किया हो तो चाहे वो बुद्ध हो या फिर महावीर हो, दोनों ने ही प्राकृत भाषा का यूज़ किया ताकि हर कोई उनकी बातों को समझ सके। वो हर इंसान तक अपनी टीचिंग्स को पहुँचाना चाहते थे। उनके दिमाग में ऐसा कोई वर्ण सिस्टम नहीं था कि हम सिर्फ बड़े ही सिस्टम के लोगों को ये चीज़ ज्ञान देना चाहते हैं। तो दोनों ने ही प्राकृत भाषा में ही अपनी विचारों को लोगों तक पहुंचाया ताकि चाहे वो स्लेव्स हों चाहे वो कोई भी वर्ण का इंसान हो, वो उनकी इन टीचिंग्स को समझ सके। तो जो प्राकृत भाषा है ना, इसकी अलग अलग फॉर्म्स थी, डिफरेंट, मतलब एक तरह से हमारी जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर अलग अलग प्राकृत भाषा यूज़ की जाती थी और वो जिस रीजन में यूज़ की जाती थी उसी नाम से उसका नाम होता था। जैसे कि अगर मगध में यूज़ की गई तो उसका नाम था मगधी, अवध में यूज़ की गई तो उसका नाम था अवधी। तो इस तरह से प्राकृत भाषा जो है एक लोकल भाषा थी, ठीक है, जिसे हर कोई समझ पाता था। अब देखो, फॉलोअर्स जो थे महावीर के उनको जैन के नाम से जाना जाता था, जो बिल्कुल सिंपल लाइफ को जीते थे और भिक्षा मांगकर खाना खाते थे। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि उन्हें ऑनेस्ट रहना है, बिल्कुल ईमानदार रहना है और बिल्कुल भी चोरी वगैरह नहीं करनी है। अपनी लाइफ को बिल्कुल एकदम सीधे तरीके से जीना है, ठीक है। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा कि जो मेंस हैं उनको हर चीज़ गिव अप करनी है, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। उन्हें लाइफ की हर चीज़ को गिव अप करना है, अपने क्लोथ्स तक को गिव अप कर देना है। सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दी स्ट्रिक्टली रूल्स। तो हर किसी के लिए इन रूल्स को फॉलो करना, मतलब ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। कहीं ना कहीं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ये डिफरेंस था कि जो जैनिज़्म था उसके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो हर किसी के लिए उसको फॉलो करना मुश्किल था। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे थे जो लोग अपने घरों से निकले, ठीक है, और उन्होंने मतलब कई हज़ारों की संख्या में लोग ऐसे थे जो अपने घरों से निकले और उन्होंने इन चीज़ों को जाना और इनकी टीचिंग्स को समझा कि ये वे ऑफ लाइफ है। बट कई लोग ऐसे भी थे जो अपने घरों को तो नहीं छोड़ा उन्होंने, बट क्या हुआ कि इन लोगों को सपोर्ट करने लगे। एक होता है ना कि हम लोग आपकी तरह नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम आप लोगों की सेवा करेंगे, आप लोगों को जो फूड या किसी भी चीज़ की कमी होगी हम आप लोगों की वो पूरी करेंगे। एक वो भी सपोर्टर्स होते हैं। तो मोस्टली जो सपोर्टर्स थे ना वो ट्रेडर्स थे। मोस्टली जो सपोर्टर्स थे वो ट्रेडर्स थे जो जैनिज़्म को प्रमोट कर रहे थे। देखो, क्योंकि फार्मर्स कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि जैनिज़्म में कहा गया कि हर जो प्राणी है, ठीक है, उसको आपने ध्यान रखना है, चाहे वो पौधा क्यों ना हो, उसकी भी एक तरह से मतलब आपको उसको हर्ट नहीं करना है। तो फार्मर्स क्या करते थे, अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारते थे। तो कहीं ना कहीं वो रूल्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कि
कई सौ सालों तक जो है जैनिज़्म जो है वो स्प्रेड होता रहा। वो नॉर्थ इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में फैला, गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका तक ये फैला। ठीक है, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो दे वर रिटन, ये हाँ काफ़ी पार्ट्स में फैला। और ये कहाँ तक चला गया यार, अच्छा सॉरी। So they were written down in the forms in which they were presently available at a place called Vallabhi in Gujarat। एक मिनट में इसको ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, तो दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस। तो इन सब टीचिंग्स को ना रिटन डाउन कर लिया गया और ये अवेलेबल है इस वक्त वल्लभी गुजरात में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे संघ की। संघ क्या थे, देखो महावीर और बुद्ध दोनों ने ही इस चीज़ को मतलब एक तरह से फील किया कहीं ना कहीं कि जो लोग नॉलेज की तलाश में अपना घर छोड़कर आए हैं, ऑब्वियसली उनको भी कहीं ना कहीं एक साथ में मतलब जुड़कर रहना चाहिए। उन्होंने उसके लिए अरेंजमेंट किया कि हाँ ये जो जितने भी लोग हैं जो घर से निकले हैं और बाहर घूम रहे हैं, नॉलेज की तलाश में बाहर हैं, इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको साथ में रहने के लिए उन्होंने संघ का निर्माण किया। ठीक है, जिन्हें संघ कहा गया। सो द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पीटक। जो लोग संघ के मतलब एक तरह से संघ का पार्ट थे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए एक बुक में जिसका नाम था विनय पीटक। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ से ना मेन और वुमेन के लिए अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई। ठीक है, सभी जो लोग थे, कोई भी लोग थे, वो संघ में पार्टिसिपेट कर सकते थे। आप अगर एक चीज़ को समझेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफरेंस आता है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में कहीं भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। उन्होंने हर ग्रुप के पीपल को इनवाइट किया, कोई भी आकर उनके संघ में आ सकता था, एडमिट हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स का जो वर्ण सिस्टम था वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करता था। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक उन लोगों को भी अपनी लाइफ का एक अच्छा रास्ता दिखने लगा जिन लोगों को सोसाइटी में पूछा नहीं जाता था, जिनको अब कहीं कहीं आने की परमिशंस नहीं थी। जैसे कई जो लोअर सिस्टम में जो कई लोग थे, स्लेव्स वगैरह थे, उनको मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी, मतलब उनके साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे इसकी वजह से स्लेव्स की तरफ से जो शूद्रास थे वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो लेकिन उन्होंने कुछ इसके अंदर चीज़ें कही, जैसे कि जो चिल्ड्रंस थे अगर वो संघ में आना चाहते थे तो उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती थी। अगर कोई स्लेव्स आना चाहते थे उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, अगर कोई लोग राजा के लिए काम करते थे तो उनको किंग से परमिशन लेनी होती थी। वुमेन्स को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होती थी। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइफ्स। जो लोग संघ को जिन्होंने ज्वाइन किया वो लोग अपनी सिंपल लाइफ को जी रहे थे। मोस्टली वो मीडिएट करते थे, सिटीज़ टू सिटीज़ ट्रैवल करते थे, इधर उधर जाते थे, लोगों तक अपनी टीचिंग्स पहुंचाते थे और अपना खाना जो है मतलब एक तरह से भिक्षुओं की तरह खाना मांग कर खाते थे। ठीक है, इस तरह से वो अपनी लाइफ को जीते थे, इसलिए उन्हें भिक्खूस कहा गया। ठीक है, अब वो एक दूसरे को टीचिंग्स देते थे, अपनी सिखाते थे, ज्ञान एक दूसरे को बांटते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। ठीक है, सो यहाँ तक कि अगर कोई संघ के अंदर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते थे तो उसको भी सॉर्ट आउट करते थे। सो इस तरह से मोस्टली जिन लोगों ने संघ में मतलब एक तरह से आए जो लोग, वो ब्राह्मण भी थे, क्षत्रियस भी थे, मर्चेंट्स थे, लेबरर्स थे, बार्बर्स थे और स्लेव्स भी थे। ठीक है, सो मैनी ऑफ देम रॉट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। और उनमें से कई लोगों ने बुद्धा की टीचिंग्स को लिखा। अब देखो, जो लोग बुद्धा के क्लोज थे, बुद्धा ने सब लिख के नहीं दिया है, बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स को वर्बली लोगों को बांटा है। और उसके बाद जो लोग बुद्धा के क्लोज थे, जो लोग बुद्धा से डायरेक्टली टीचिंग्स ली, तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उन टीचिंग्स को रिटन डाउन कर लिया जो आज हमें मिलती हैं कि बुद्धा ने क्या कहा था। वरना हमारे टाइम में तो बुद्धा नहीं है ना, हमें कैसे पता चलता कि बुद्धा ने क्या कहा था। तो ये सब चीज़ें हमें उनके फॉलोअर्स के थ्रू पता चली हैं कि उन्होंने बताया कि बुद्ध ने क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को रिटन फॉर्म में लिख दिया। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को डिस्क्राइब किया कि कैसे संघ में रहते हुए उनकी लाइफ थी। उसके बाद आते हैं विहार। देखिए, बुद्धिस्ट और जो जैनीज थे वो दोनों ही अलग अलग जगहों पर जाते थे। पूरा साल वो जाते रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, बट एक साल में एक सीज़न ऐसा आता था जब वो ट्रैवल नहीं करते थे, वो था रेनी सीज़न, क्योंकि उस टाइम ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था। तो जैसे कि मैंने बताया कि कई लोग ऐसे थे जो इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन वो उनके सपोर्टर्स थे। वो इन लोगों को इन रूल्स को फॉलो करने के लिए इनकी पूरी मदद करते थे। वो इनके सपोर्टर्स थे जो इनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बनाते थे। ठीक है, और
their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas। तो कई वो नेचुरल जो केव्स हुआ करती थी हिली एरियाज़ के अंदर, जैसे कई कई गुफाएं होती थी, वो उसमें रहा करते थे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जो सपोर्टर्स थे भिक्खू मतलब इनके भिक्खूस के और भिक्खुनीस के, ठीक है, उन्हें लगा कि इनको परमानेंट शेल्टर्स की ज़रूरत है, तो कई मोनास्ट्रीज़ बनाई गई। जैसे कि आपने अगर मेरी आर्किटेक्चर वाली वीडियो पढ़ी हो तो आपको मैंने उसमें ये विहार दिखाए थे, जिसको मौर्यन एम्पायर के टाइम पे अशोका ने भी बनवाया था। ठीक है, अशोका जो है वो बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा प्रचारक था, तो उसने उन मॉन्क्स के लिए ये विहार बनवाए थे। ठीक है, तो इस तरह से कई बड़े बड़े राजा हुआ करते थे जो इन लोगों के लिए इनके शेल्टर्स बनवाया करते थे। ठीक है, सो उनको लगा कि हाँ परमानेंट शेल्टर्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने इसके लिए कई मोनास्ट्रीज़ बनाई, जिनको क्या कहा गया, विहार कहा गया। जहाँ पर ये मॉन्क्स रुकते थे इसको विहार कहा गया। तो ये लकड़ी के भी बनाए जाते थे, बाद में ये पत्थरों के भी बनाए जाने लगे। स्पेशली इनको केव्स के अंदर से ही तोड़ के बनाया जाता था, मोस्टली इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो अधिकतर जो लैंड होती थी जहाँ पर विहार बनाए जाते थे, वो कई या तो बड़े बड़े व्यापारी उनको, या फिर कोई लैंड ओनर्स, या फिर किंग जो है उसको दान के रूप में देते थे। तो इस तरह से ये चीज़ें निकल कर आई कि इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए राजाओं ने भी पूरा साथ दिया। जैसे कि उन्होंने ब्राह्मण्स का साथ दिया, वैसे ही कई राजाओं ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी काफ़ी साथ दिया। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जो अमीर लोग हुआ करते थे वो इसका इनमें इनको पूरा सपोर्ट करते थे। वो उनको गिफ्ट देते थे, फूड ला कर देते थे, कपड़े या मेडिसिन जो भी चीज़ें होती थी वो उनको ला कर देते थे, और इन रिटर्न ये लोग क्या करते थे, उनको अपनी शिक्षा प्रदान करते थे। तो इस तरह से सेंचुरीज बीतती गई और जो बुद्धिज़्म है वो सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी स्प्रेड हुआ। ठीक है, एक नया फॉर्म भी निकल कर आया बुद्धिज़्म का। बुद्धिज़्म के दो फॉर्म्स माने जाते हैं, एक हीनयान जो महायान से पहले था, और एक महायान जो बाद में निकल कर आया। मतलब इनकी आइडियोलॉजीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। हीनयान कहीं ना कहीं स्टैचू की जो पूजा की जाती है उसमें नहीं मानता था, लेकिन महायान के अंदर बुद्धा की स्टैचू को भी बनाया गया। तो दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर। इसके अंदर महायान के कुछ फीचर्स थे डिस्टिंक्ट, जैसे कि जो बुद्धा की जो प्रेजेंस है उसको स्कल्पचर में लाया गया। ठीक है, उनके डिफरेंट साइंस को यूज़ किया गया, और जैसे कि उन्होंने पीपल की ट्री के नीचे एनलाइटमेंट ली थी, उसका स्कल्पचर बनाया गया। बुद्धा की नई नई स्टैचूज़ बनाई गई। ठीक है, और कई इनके स्टैचूज़ ऐसी हैं जो तक्षशिला में भी हैं, मथुरा में भी हैं। तो इस तरह से इनके बिलीव्स में चेंज आने लगा। दूसरा चेंज क्या आया, बोधिसत्व का चेंज आया। बोधिसत्व क्या था, ये दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स, ये वो पर्सन्स थे जिन्होंने एनलाइटमेंट ले ली थी, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, और उन्हें इस तरह से उन्होंने एनलाइटमेंट ली, और वो लोग पूरे ही आइसोलेशन में रहने लगे, पीस में रहने लगे। तो इन however instead of doing that they remained in the world to teach and help other people। ठीक है, तो इन चीज़ों so the worship of Bodhisattva become very popular and spread throughout Central Asia, China and later to Korea and Japan। तो इस तरह से जो बोधिसत्व है वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, वो सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान तक भी पहुंचा। अगर आप आज के ज़माने में देखेंगे तो जो बुद्धिज़्म है वो हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर बहुत अच्छे से फैला हुआ है। चाइना, कोरिया और जापान में लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं, और वो हमारे इंडिया के भी वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स में भी फैला, जहाँ पर कई जो है केव्स भी बनाई गई हैं जहाँ पर ये भिक्खूस जो है वो रहा करते थे। तो इस तरह से जो बुद्धिज़्म है वो साउथ की तरफ भी गया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इस साइड भी ये बुद्धिज़्म जो है इसका प्रचार हुआ, और वहाँ पर कई आपको बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे। तो इस तरह से जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया के कई पार्ट्स में फैला, और आगे जाके इंडिया से बाहर एशिया तक भी फैला। आगे जाके ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, जैसे कि पिलग्रिम्स क्या थे। पिलग्रिम्स एक तरह से वो लोग होते थे जो जर्नी मतलब लंबी लंबी जर्नीज़ पर जाते थे, और ऐसे होली प्लेसेस पर जाते थे जहाँ पर उनको इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति होती थी कि हाँ मतलब जैसे एक फाहियान था। ठीक है, ये चाइना से आया था और ये इंडिया की तरफ आया था, और इसने बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ से नॉलेज ली थी। तो इस तरह से कई लोग आए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7।